आज हम ओवरऑल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे सेंट्रल एग्जाम्स होती है और कुछ स्टेट एग्जाम्स होती है, और आप कोई एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और अपॉर्चुनिटी क्या की है, साल में कितनी बार एग्जाम्स आती है और एग्जाम का क्या मोस्टली शेड्यूल होता है और कितनी एग्जाम आप दे सकते हो। उसी के साथ हम गवर्नमेंट एग्जाम के साथ प्राइवेट जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कोई बच्चे प्राइवेट भी जॉब कर दे, तो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट का भी डिफरेंस मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो दोस्तों, स्टार्ट टू एंड पूरा अच्छे से देखो, बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि क्या है गवर्नमेंट और क्या है प्राइवेट, कहां पे बेनिफिट और कहां पे बेनिफिट नहीं है, और कौन सी एग्जाम को कैसे प्रिपरेशन करना और किस एग्जाम को कितना डेप्थ में एनालिसिस करके उसका प्रिपरेशन करना होता है। ये सब आपको पूरा क्लियर होने वाला है इस सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। जैसे यूपीएससी नाम तो सुना ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आपको पता है कि 10th स्टैंडर्ड से अभी यूपीएससी की तरफ फोकस करने लगे। पेरेंट्स भी अवेयर हो गए कि मेरा लड़का अभी 10th हो गया, उसको मुझे एनरोल करना है यूपीएससी के लिए। यस, ऑब्वियसली 10th 11 12 के बाद अगर आपने एनरोल किया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उनका फाउंडेशन बन जाता है। ओके, और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि ग्रेजुएशन के जैसे अंडर ग्रेजुएट होके प्रिपरेशन करना है, तो वो आते हैं हमारी तरफ ग्रेजुएशन के बाद, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। वो भी 1 ईयर पूरा 100% अगर उन्होंने फोकस किया तो वो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। सो यूपीएससी में जो बड़ी पोस्ट होती है जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये सभी एग्जाम्स को आप टैकल कर सकते हैं। हर साल यूपीएससी की जो एग्जाम होती है मोस्टली मई और जून मंथ में होती है। 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट की गई, कोई इसके इलेक्शन के बावजूद वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था, तो 16 जून को कंडक्ट किया गया। अगले 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ये 25 मई को कंडक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये माइंड सेट करके चलो कि मई जून में यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। भले अभी आप 10 में हो तो आप उस हिसाब से माइंडसेट करके वैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड बात, अगर हम बात करते हैं स्टेट सर्विस में एक एग्जाम आती है एमपीएससी। जैसे यूपीएससी सेंट्रल में, स्टेट में क्या आती है एमपीएससी। एमपीएससी का मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी की एग्जाम बहुत सारी दे सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं डिप्टी कलेक्टर, एसीपी, ओके, उसी के साथ हमारा तहसीलदार, ये जो भी पोस्ट है ये एमपीएससी के अंडर आ जाती है। ओके, सो और अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं एसएससी, रेलवे और उसी के साथ पीएसयू। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी एग्जाम बच्चे दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पीएसयू के बारे में पता ही नहीं होता है। ओके, सो आपको वही फोकस करना है। हर साल एसएससी की एग्जाम कंडक्ट की जाती है, हर साल रेलवे की एग्जाम कंडक्ट की जाती है, और मेगा भर्ती नाम से वो वैकेंसी भी आती है, बहुत सारी वैकेंसी आती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फोकस रहना है बच्चों को। बैंक, ये छोटा सेक्टर नहीं, बहुत बड़ा सेक्टर है। भले ही कुछ नेशनल बैंक्स मर्ज हो गई, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में टोटल 12 नेशनल बैंक्स है। उसमें से एसबीआई खुद का एग्जाम तो खुद कंडक्ट कर लेता है, लेकिन 11 नेशनल बैंक्स का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो आईबीपीएस की तरफ से किया जाता है, और आरबीआई खुद का एग्जाम तो खुद कंडक्ट कर ही लेता है, एसबीआई भी खुद का एग्जाम खुद कंडक्ट कर लेता है। तो इस हिसाब से हमें बैंक का भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। डेवलपमेंट बैंक में भी नाबार्ड एग्जाम कंडक्ट कर लेता है, वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये बैंकिंग सेक्टर का भी अपॉर्चुनिटी मैंने आपको गाइड कर दिया। उसी के साथ एनडीए और सीडीएस, नाम तो सुना ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी और सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि कब हम दे सकते। 16.5 मींस एज क्राइटेरिया से लेकर 19.5 एज क्राइटेरिया में बच्चे एनडीए सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। उसके ऊपर 19.5 से लेकर आगे बच्चे सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सो ओवरऑल मैं आज के सेशन में ये बताने वाला हूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है। साल में आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे ईयर में 52+ एग्जाम्स होती है, 52+ गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है। वो सभी एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन एक होता है हर एक का कि मुझे पर्टिकुलर इस एग्जाम पे फोकस करना है। तो अभी आप लोगों को मेरी तरफ से ये ऑल एग्जाम का तो गाइडेंस मिलने वाला है, बाकी आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस एग्जाम को फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई गवर्नमेंट जॉब्स आर इंपॉर्टेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट जॉब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। आपको अच्छे से पता है, कोविड के बाद मिस अगर आप फ्यू इयर्स बैक जाते हो तो आपको अच्छे से पता चल गया है, कोविड के बाद लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चला गवर्नमेंट जॉब का। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है, सबको पता है, जॉब सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट में आपको कभी भी फायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट में हायरिंग होती है, प्राइवेट में फायरिंग होती है। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको। ओके, सो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इसलिए बच्चों का जो ये है गवर्नमेंट जॉब की तरफ से अभी जो ये है इंटरेस्ट वो बढ़ गया है, ठीक है ना। सो उसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड सेकंड वन इज अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में वो क्या आता है वो देख सकते हैं।
यूपीएससी आता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में क्या आता है दोस्तों, यूपीएससी आ जाता है। हाँ, यूपीएससी, फिर सेकंड आ जाता है अपना एसएससी, रेलवे, और एक आता है डिफेंस। ऐसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आपको प्रोवाइड होते हैं। उसी के साथ अगर हम स्टेट गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या आ जाता है, जैसे एमपीएससी आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है। तो आपके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं कि कोई बंदा सेंट्रल नहीं दे सकता, कोई बंदा स्टेट नहीं दे सकता है। डिपेंड करता है उसका एज क्राइटेरिया, डिपेंड करता है उसका एजुकेशन क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे वो क्राइटेरिया होते हैं। और कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं उसमें ये सब क्राइटेरिया मेंशन किए जाते हैं। जस्ट आपको वो थोड़ा सा देखना है, उस हिसाब से फॉर्म फिलअप करना होता है। और हर साल ये सभी जो मैं दिखा रहा हूं, हर साल इनकी वैकेंसी आती है, हर साल इनका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं, सिंपल बात है। रिटायर होने वाले रिटायर होते, नई रिक्रूटमेंट आती है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो वैकेंसी तो बढ़ेगी ना। ये आई होप समझ गया मुझे क्या बताना है सबको। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब की एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हमने गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों प्राइवेट नहीं, प्राइवेट में क्या है, गवर्नमेंट में क्या है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये डिपेंड करती है चॉइसेस, हर एक की चॉइसेस अलग अलग होती है। ठीक है, सो सबसे पहली बात जो गवर्नमेंट में मिलती है दोस्तों, होती है जॉब सिक्योरिटी। अभी जॉब सिक्योरिटी का मतलब कि आज भी जॉब है, कल भी है और परसों भी रहेगा। लेकिन प्राइवेट में आज जॉब है, कल रहेगा या नहीं रहेगा ये किसी को पता नहीं। सो इसका मतलब सिंपल है, आपने कोविड में देखा है लाखों लोगों के जॉब गए और उनका जो प्रीवियस जॉब था, प्रीवियस जॉब का प्रोफाइल था, आज कहीं ना कहीं वो जॉब का प्रोफाइल उनको मैच नहीं हो रहा है, उनको दूसरे प्रोफाइल पे काम करना पड़ रहा है। तो जो उनका एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ दोस्तों। ये कभी कभी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में बेनिफिट क्या था, वो लोग घर बैठ के कहीं ना कहीं सैलरी कमा रहे थे। ये बेनिफिट होता है गवर्नमेंट का। तो आप लोग गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे तो और बेटर रहेगा आपको। ये हो गया उसके बारे में। अभी दूसरी बात होती है सैलरी और प्रमोशन की। देखो गवर्नमेंट में जो सैलरी होती है आपको अच्छे से पता है, डिपेंड ऑन सेंट्रल, अगर उसमें होगा तो अच्छे से हर एक का स्केल अलग अलग है। सैलरी 1,25,000 1,50,000 के ऊपर है। ओके, कुछ ऐसी जो पोस्ट है जैसे बैंकिंग सेक्टर पकड़ा जाए तो उसमें भी नियर अबाउट 75,000 से लेके 1 लाख तक सैलरी है। अगर हम स्टेट सर्विस की एग्जाम देखते हैं तो क्लास 2 की पोस्ट को भी 56,000 के ऊपर सैलरी है, क्लास 1 को 80,000 के ऊपर सैलरी है। हर एक का अलग अलग है अगर हम देखेंगे तो ये डिवाइडेशन है। लेकिन मैं आपको एक बोलते ना एक क्रंच दे रहा हूं कि क्या 40,000 के नीचे कोई सैलरी नहीं है, सब 40,000 के ऊपर सैलरी है। और अभी आज इंडिया में 7 पे कमीशन चल रहा है, जल्द से जल्द लागू होने वाला है हमारा 8 पे कमीशन। अगर वो लागू हो गया और सैलरी कहीं ना कहीं हाइक हो जाएगी दोस्तों, तो वो बेनिफिट आप लोगों को ही क्लियर है। तो सैलरी की बात की, और सैलरी का दूसरा बेनिफिट क्या होता है, सैलरी टाइम पर भी मिलती है और सैलरी की जो स्लिप होती है आपकी, उस सैलरी की स्लिप पे आपको जो लगेगा वो मिल सकता है, जैसे कि जो लगेगा वो लोन मिल सकता है। ये बेनिफिट होता है क्योंकि उनको पता है कि आपकी सैलरी टाइम पर आने वाला, तो उनका वो ईएमआई उस हिसाब से वो कट कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है सैलरी का। और आप अगर फॉर एग्जांपल आपको 50,000 60,000 सैलरी मिल रही है, उसमें से 20,000 भी आपने खर्चा किया तो 40,000 आपकी मंथली सेविंग हो रही ना, ये कभी हम कैलकुलेट ही नहीं करते। लेकिन ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको 15 और 20,000 सैलरी मिल रही है, उसमें से 15,000 खर्चा है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, तो कैसे सस्टेन करेंगे। ये हर सिटी का है। तो आप लोग प्लीज ऐसे सोचो कि अगर बचपन के 5 साल और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 50 स्टैंडर्ड के 15 साल, 5 और 15 20 साल अगर हम पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉलेज लाइफ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो करियर के लिए 1 साल क्यों नहीं दे सकते। तो करियर के लिए 1 साल दो, कोई भी एग्जाम के लिए आप अच्छे से फोकस करो। कोई भी एग्जाम 1 साल में आपका निकल सकता है, इजीली निकल सकता है कोई भी एग्जाम, अगर आपने फुल्ली डेडिकेट किया तो। ये आप पर डिपेंड करेगा। तो बस यही कहना था गवर्नमेंट और प्राइवेट के बारे में कि सैलरी का क्या मैटर करेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रमोशन। अभी प्रमोशन आपको अच्छे से पता है, कोई भी पोस्ट होगा उसका प्रमोशन हायर लेवल पे होता है। अगर कोई क्लर्क में जा रहा है तो वो सीनियर में जाएगा, कोई जैसे पीएसआई है तो पीएसआई भी पीआई बनता है। ओके, सो अगर कोई एसीपी है तो वो सीपी बन जाता है, कोई डीसी है तो कलेक्टर बन जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस है। जो आईएएस आईपीएस वालों को भी बड़ी बड़ी डीजी तक वो प्रमोशन हो जाता है उनका, एनडीए सीडीएस में भी बराबर कमांडर, ओके, वो सब वहां तक बड़ी पोस्ट पे वो उनका प्रमोशन होता है। हर जगह कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस होते हैं, तो आप लोगों को उसकी तरफ भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी पब्लिक और नेशनल हॉलीडेज, कहाँ पे हॉलीडेज मिलते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट में मैक्स टू मैक्स हॉलीडेज होते हैं। सिंपल बात है, महीने में कम से कम 4 या तो 5 संडे होती है, तो वो पकड़ लो। और सेंट्रल वालों को तो 4 के 4 सैटरडे छुट्टी होती है, और हम पकड़ लेते हैं 4 और 4 8 हो गए। और हम इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया में भी हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं या तो अदर स्टेट में रह रहे हैं। हर स्टेट का एक अपना अपना फेस्टिवल होता है, तो उसमें 2 फेस्टिवल पकड़ लेते हैं। मिनिमम 30 डेज में से आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ आपको 20 डेज ही काम करना पड़ता है। 10 डेज कहीं ना कहीं आप
फ्री होती हो या तो हॉलीडे होती है आपको, तो उस हॉलीडेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगले बड़े प्रिपरेशन के लिए, या तो आपके खुद के पर्सनल लाइफ के लिए, या तो आपको कुछ करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है, कुछ बुक लिखना है, आप उसके लिए वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 डेज एंजॉय करना है, आप आपका अगला फ्यूचर सोच सकते हैं, अगला कुछ तो स्किल डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वो 10 डेज इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। लेकिन प्राइवेट में आपको अच्छे से पता है, आपको पूरे महीने में कम से कम 4 डेज संडे की छुट्टी मिल सकती है, कभी कभी वो भी एक्स्ट्रा वर्क आपको बुलाया जा सकता है, तो उसमें आपका कुछ मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, सो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट में एक जॉब का जो टाइमिंग होता है ना, वो फिक्स होता है, आने का भी टाइम फिक्स होता है और जाने का भी टाइम फिक्स होता है। लेकिन प्राइवेट में जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स नहीं होता है, सो वो आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ये होगा, तो ये आपको ये करना है कि आपकी लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? सिंपल बात है, अगर आपका ऑफिशियल टाइमिंग 10 to 6 या तो 10 to 7 है, तो आप सुबह के स्लॉट में खुद की हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो आप जिम जा सकते, खुद का कुछ ना कुछ मेंटेन कर सकते। शाम को आने के बाद भी आपको कुछ अलग लाइब्रेरी एंड ऑल कुछ तो डेवलप करना है, कुछ करना है, तो आप कर सकते। लेकिन प्राइवेट में अगर हम जा भी रहे और आने का टाइम फिक्स नहीं है, ना आप फैमिली को टाइम दे सकते, ना खुद के डेवलपमेंट के लिए टाइम दे सकते, ये प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। लेकिन गवर्नमेंट में आपका क्या होता है, एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, इसलिए आप वो मैनेज कर सकते, फिक्स होता है इसलिए मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं वर्क स्ट्रेस की, आप सभी को पता है वर्क स्ट्रेस कहाँ पे होता है। मोस्टली प्राइवेट में टारगेट दिया जाता है, बहुत सारा वर्क स्ट्रेस होता है, सुबह से लेकर शाम तक। अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आपको जॉब से फायर किया जाएगा, या तो आज का जो टाइमिंग है वो आपका एक्सटेंड किया जाएगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं किया तब तक आप जा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी बातें उनको बोली जाती है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि गवर्नमेंट आपको उसका वो बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो वहां पे वर्क स्ट्रेस क्यों नहीं होता वो भी बता देता हूं। क्योंकि प्राइवेट में क्या हो जाता है पता है क्या, जहां पे 5 लोगों की जरूरत है, जहां पे ऐसा समझ सकते जहां पे 10 लोगों की जरूरत है वहां पे 5 लोग काम करते, तो 5 लोगों को क्या हो गया, 10 लोगों का काम करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, आपके अंडर भी कलीग्स होते, ओके, आपके सपोर्ट में भी कलीग्स होते और आपके सीनियर्स भी होते, इसलिए वर्क क्या होता है आपका डिवाइड हो जाता है, कहीं ना कहीं जूनियर से या तो सीनियर से या तो कलीग से, तो ये बेटर हो जाता है आपके लिए। क्लियर है? तो ये बेनिफिट होता है यहाँ पे। बेटर रिटायरमेंट पॉलिसी, अभी बेटर रिटायरमेंट पॉलिसी इसका मतलब क्या, पेंशन यही नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं, ये बहुत सारे मिलते हैं। और कहीं ना कहीं है जब पेंशन अभी गवर्नमेंट चालू करने का सोच भी रहा है तो वो भी आपको मिल सकता है, ये रहेगा बेटर रिटायरमेंट पॉलिसी का बेनिफिट। लेकिन ये प्राइवेट में इतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, तो आपको वो ज्यादा मैटर करेगा दोस्तों। क्लियर है? ओके, सो ओवरऑल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें क्या क्या ये होता चाहिए, और बच्चों ने ग्रेजुएशन लेवल पे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है उन्होंने क्या करना चाहिए, जो स्कूल कॉलेजेस में एकेडमिक टेस्ट दे रहे कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रिपरेशन के लिए अभी से एनरोल करना चाहिए ताकि उनका बेनिफिट हो सकता है। सो अभी व्हाट आर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, हमने देख भी लिया कि गवर्नमेंट जॉब क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है और अपॉर्चुनिटी क्या क्या। अभी थोड़ा इंटरनल हम जाएंगे दोस्तों कि यूपीएससी में एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होता है, एमपीएससी में एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होता है, एसएससी एग्जाम में एक्चुअल क्राइटेरिया क्या होता है, इंडी एग्जाम में एक्चुअल क्राइटेरिया क्या होता है और बैंक एग्जाम में क्या होता है। थोड़ा इंटरनल देखेंगे, उनकी एग्जाम्स कौन सी होती है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि आप लोगों में से जो भी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहता है वो सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने बोल भी दिया आप साल में 52+ एग्जाम दे सकते हैं, तो उसमें से कहीं ना कहीं आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी मैच हो रहा है उसको आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जैसे यूपीएससी, ओके, एसएससी, एमपीएससी, बैंक, रेलवे और डिफेंस, इतने सारे सेक्टर्स है हमारे पास। सो उसमें हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट जाता है हमारा यूपीएससी को, क्योंकि ये इंडिया की हाईएस्ट सिविल सर्विस एग्जाम है। आपको अच्छे से पता है, आपने कहीं ना कहीं छोटे मोटे मूवी तो देखी ही होगी। ओके, जैसे मूवी देखी है आपने 12 फेल मूवी देखा होगा, अभी जो रिसेंटली था न्यूज में, कितना बच्चे उसके बारे में ये थे। एस्पिरेंट्स एक वेब सीरीज देखा होगा आपने, उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा शादी में जरूर आना, जिसमें आईएएस की एक अलग पहचान दिखाई है। कहने का मतलब ये है कि ये पावर होती है, प्रेस्टीज होता है, मान सम्मान होता है। वो कहाँ पे मिलता है आपको, बड़ी आईएएस आईपीएस की पोस्ट में मिलता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा लड़का आईएएस बनना चाहिए, मेरी लड़की आईएएस बननी चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए। तो ये जो भी है ये तब होता है जब हम यूपीएससी के लिए पूरा फोकस रहते हैं, अच्छे से उसका फाउंडेशन से आपका प्रिपरेशन होता है, तो आप यूपीएससी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना? सो ये यूपीएससी के बारे में रहेगा। एक्चुअली यूपीएससी में अभी क्या है, ओके, सो जैसे आईएएस
आईपीएस और आईएफएस इनका ट्रेनिंग कहाँ पे होता है? जैसे आईएएस का ट्रेनिंग होता है दोस्तों लवासना में, ओके। आईपीएस का ट्रेनिंग होता है आपका नेशनल पुलिस एकेडमी, जो भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, वहां पे आपका ट्रेनिंग होता है, मिस हैदराबाद में होता है। और वैसे ही जो आईएफएस का होता है वो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जो भी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री है वहां पे उनका कंडक्ट किया जाता है ट्रेनिंग, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम की, तो अटेम्प्ट कितने होते हैं, एज लिमिट क्या है, अटेम्प्ट क्या है, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ओपन वालों के लिए, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं उनको 6। कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? 6 अटेम्प्ट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो उनको 35 ईयर्स होते हैं और अटेम्प्ट कितने होते हैं? 9। जैसे हमने देखा कि ओपन वालों को 6 है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स किसके लिए? ओबीसी वालों के लिए। उसी के साथ जो एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई ऐसा लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर अटेम्प्ट्स। वो एज के 37 तक वो एग्जाम दे सकते हैं, ये बेनिफिट उनको मिल जाता है। क्लियर है दोस्तों? सो आगे बढ़ते हैं हम। उसी के साथ अगर हम एज क्राइटेरिया देख लिया, आगे क्या होता है, इस एग्जाम के स्टेजेस क्या होती है आप देख सकते हैं। यूपीएससी में प्री एग्जाम होती है, उसी के साथ मेंस एग्जाम होती है, उसी के साथ इंटरव्यू होती है। तीनों फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्री एग्जाम जो कंडक्ट की जाती है यूपीएससी की, वो नियर अबाउट उसके टू पेपर्स होते हैं दोस्तों, जिसमें एक पेपर होता है जीएस का और एक होता है सीसैट का पेपर। ये 400 मार्क्स के लिए कंडक्ट की जाती है। और जो मेंस एग्जाम होती है ये टोटल 9 पेपर्स कंडक्ट की जाती है। मेंस एग्जाम कंडक्ट की जाती है 1750 मार्क्स के लिए, और फाइनली उनका होता है इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स के लिए। तो बच्चों का जो फाइनल मेरिट लगता है ये मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे लगता है। तो ओवरऑल उनका जो मेरिट लगता है ये 2025 इस मार्क्स में से उनका क्या लगता है? मेरिट लगता है। तो दोस्तों ये बच्चों को पता होना चाहिए। अगर हम वैकेंसी का ट्रेंड देखेंगे कुछ लास्ट सालों का, तो आप देख सकते हैं 2017 से लेकर 2024 तक का मैंने पूरा एनालिसिस आपके सामने लाया है। देखो आप लोग 2022 में 1011 वैकेंसी थी, 2023 में 1105 वैकेंसी थी, और 2024 में रिसेंटली 1056 वैकेंसी। तो हर साल कहीं ना कहीं 1000 के ऊपर वैकेंसी आता है, ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आई होप समझ गए आपको, ओके। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ, कि इस यूपीएससी एग्जाम का प्री का कट ऑफ क्या होता है, मेंस का कट ऑफ क्या होता है, ये बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है। तो मैंने वो भी कट ऑफ आपके सामने लाया है। जैसे अगर हम बात करते हैं 21, 22, 23 लास्ट 3 इयर्स को ज्यादा हम फोकस करते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है, ट्रेंडिंग पैटर्न बोला जाता है उसे। तो देखो ओपन का कट ऑफ 87, 22 में ओपन का कट ऑफ 88, लेकिन 2023 में वैकेंसी ज्यादा थी तो देखो कट ऑफ 75.41। ओके, एससी का कट ऑफ आप देख सकते हैं 59, यहाँ पे एसटी का कट ऑफ 47, ओबीसी का कट ऑफ 74। सो कहीं ना कहीं ओपन और ओबीसी का नियर बाय ही होता है, और आपको पता है एसटी का कट ऑफ सबसे कम होता है। तो उस हिसाब से जो भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको वो माइंड सेट करना है कि मुझे इतना स्कोर तो लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर? चलो ये कट ऑफ की बात की, तो ये मैंने थोड़ा ग्राफिकली भी जनरल एससी एसटी का ओबीसी का थोड़ा सा एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, आप फोटो निकाल सकते हैं खुद के लिए। हम बात करेंगे अभी एमपीएससी की। जैसे हमने यूपीएससी डिस्कस किया वैसे इंपॉर्टेंट होता है एमपीएससी। एमपीएससी का मतलब क्या? महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट सर्विस है, हर स्टेट की अपने अपने एक एग्जाम होती है। यूपी की यूपीपीएससी होती है, बिहार की बीपीएससी होती है, ओके। वैसे ही अदर स्टेट की भी अपने अपनी स्टेट सर्विस की एग्जाम होती है। सो उसके हिसाब से वहां पे भी बच्चों को ग्रुप ए और बी और ग्रुप सी ये एग्जाम दे सकते हैं। ग्रुप ए में जिनके जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, एसीपी, डीवाईएसपी, डेप्यूटी सीईओ, तहसीलदार, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट है। क्लास 2 में जैसे पीएसआई, एसटीआई, एएसओ, उसके अलावा एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ओके, और इंडस्ट्री इंस्पेक्टर, एमपीएससी क्लर्क, ऐसे बहुत सारी जो पोस्ट है। कम से कम ग्रुप बी में 5 पोस्ट आती है और ग्रुप सी में 5 पोस्ट आती है। तो ये सभी स्टूडेंट वो एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? ओके। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्राइटेरिया, जैसे यूपीएससी में ग्रेजुएशन कंपलसरी था, सेम एमपीएससी में भी ग्रेजुएशन कंपलसरी है। लेकिन बच्चे जो लास्ट ईयर में अपियर रहेंगे तो वो अपियर में प्री का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब तक वो मेंस देते तब तक उनका अगर लास्ट ईयर का रिजल्ट आ गया तो वेल एंड गुड, वो मेंस के लिए भी अपियर कर सकते हैं। ये एक कंडीशन जरूर है वहां पे। जैसे यूपीएससी में सिर्फ 32 था ओपन वालों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो आप देख सकते 38 ईयर तक एग्जाम दे सकते ओपन वाले। ओबीसी वाले उनके लिए और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, वो दे सकते 41 ईयर तक, और एससी एसटी वाले 43 तक एग्जाम दे सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल जाता है उनको। अगर हम बात करते हैं वो जो पैटर्न है, जैसे यूपीएससी का पैटर्न था प्री 400, मेंस 1750 और इंटरव्यू 275, सेम पैटर्न अभी स्टेट सर्विस एग्जाम में इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे यूपी की भी जो एग्जाम है यूपी पीएससी, उसमें भी ये सेम पैटर्न है।
वही पैटर्न एमपीएससी में भी इंप्लीमेंट किया गया है, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, अदर स्टेट में भी कहीं ना कहीं इसे फॉलो किया जा रहा है। तो मैं ओवरऑल सभी स्टूडेंट के गाइड करना चाहता हूँ कि एक स्टेट सर्विस की एग्जाम भी आपको देनी है। जब आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट सर्विस का एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। जैसे अब देखो, प्री में वही 2 पेपर से, मेंस में 9 पेपर से, इंटरव्यू जो मैंने बोला 275 मार्क्स का, तो ओवरऑल हो गया। क्लियर? सो अगर हम बात करते हैं ईयर वाइज वैकेंसी कितनी थी, इसकी भी ईयर वाइज वैकेंसी देख सकते हैं आप। जैसे 2022 में 623 वैकेंसी थी, 2023 में 673 वैकेंसी, 2024 में 524 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आती है। हमने यूपीएससी में देखा 1000 के ऊपर वैकेंसी, लेकिन वो ओवरऑल ऑल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी के लिए था। ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए, एक ही स्टेट के लिए इतनी वैकेंसी है, तो मेरे हिसाब से ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो कॉम्पिटिशन खेल ही सकते हो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। अभी इनका कट ऑफ भी मैं डिक्लेयर कर देता हूं। जैसे 2021 से लेके 22-23 का कट ऑफ अगर हम देखते हैं, कितने में से 200 में से, भले ही एग्जाम 400 मार्क्स के लिए कंडक्ट की जाती है, लेकिन सीसेट का जो पेपर होता है वो क्या होता है, क्वालिफाइड होता है। तो हमारा जो कट ऑफ लगता है वो जीएस में से लगता है। तो जीएस अगर हम बात करते हैं, जीएस का 2022 की बात करते हैं 106 लगा था, 2023 का कट ऑफ लगा था 108। देखो ओपन का, ओबीसी का भी कट ऑफ देखो सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। सेम एससी का यहाँ पे देखो 5 मार्क का डिफरेंस है, 103, 101, और एसटी का कट ऑफ 96, 93, थोड़ा नॉर्मल डिफरेंस है। ये हमने एमपीएससी के बारे में जान लिया दोस्तों। सेम क्लास 2 की जो पोस्ट है पीएसआई, एसटीआई, एसओ, उनका भी एग्जाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। क्लास 3 की जो पोस्ट है इंडस्ट्री इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, एमपीएससी क्लर्क, या तो उसे क्लर्क बोला जाता है, और एक टेक्निकल असिस्टेंट, उनकी भी एग्जाम कंडक्ट की जाती है। सेम उसके लिए भी ग्रेजुएशन क्राइटेरिया फिक्स है। क्लियर? चलो, सो ये प्री और मेंस का पैटर्न है। उनका जो प्री होता है वो सिर्फ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होता है, और जो मेंस एग्जाम होती है उसमें 2 पेपर होते हैं जो 200-200 मार्क्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। सो उसका भी कट ऑफ हम देख सकते हैं। जैसे 2023 में पीएसआई का कट ऑफ क्या था, एसटीआई का कट ऑफ क्या था, ये ओवरऑल कट ऑफ हमने मेंशन किया है। सेम ईयर ग्रुप सी के भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये है। आप उसका एक फोटो भी ले सकते और देख भी सकते। बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं जो मुझे बोलना है, कट ऑफ डिपेंड करता है वैकेंसी पे। वैकेंसी ज्यादा, देखो वैकेंसी ज्यादा तो कट ऑफ कम, और वैकेंसी कम तो कट ऑफ ज्यादा। ये हुआ पहला रूल। दूसरा रूल, पेपर इजी तो कट ऑफ ज्यादा, पेपर टफ तो कट ऑफ कम। दूसरी बात, ये माइंडसेट रखना, ये सब कट ऑफ इस पर डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं। कट ऑफ का लॉजिक, यही लॉजिक लेकर चलना होता है दोस्तों। क्लियर? अभी हम बात करेंगे एसएससी की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया यूपीएससी के बारे में, फिर एमपीएससी के बारे में। अब हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत सारे बच्चे ऑल स्टेट के अपनी अपनी जो स्टेट सर्विस की जो लैंग्वेज, या तो स्टेट की जो लैंग्वेज होती है उसमें भी एग्जाम दे सकते। अभी एसएससी की एग्जाम मराठी भी स्टूडेंट दे सकते, गुजराती भी स्टूडेंट दे सकते, उड़ीसा वाले दे सकते, हर एक को नियर अबाउट वो अपनी अपनी स्टेट की जो भाषा होती है उसमें भी वो एग्जाम दे सकते। अभी एसएससी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को एसएससी लगता है जो अपना 10th वाला एसएससी लगता है, लेकिन ये एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, इसमें अभी क्या होता है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको अच्छे से पता है, कम से कम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, ऐसे अलग अलग एग्जाम कंडक्ट की जाती है। जो सीजीएल एग्जाम कंडक्ट की जाती है वो ग्रेजुएट वालों के लिए कंडक्ट की जाती है। जो सीएचएसएल एग्जाम कंडक्ट की जाती है दोस्तों वो 12 वालों के लिए कंडक्ट की जाती है। और जो एमटीएस की एग्जाम कंडक्ट की जाती है ये 10th पास बच्चों के लिए कंडक्ट की जाती है। हर साल इसकी वैकेंसी आती है, तो हर साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो हर साल वो आप एग्जाम देके वो क्रैक भी कर सकते हैं, जिनका जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से। गॉट इट? सो ग्रेजुएशन मैंने जैसे बोला, सीजीएल वालों को ग्रेजुएशन लगता है तो वो हिसाब से, तो उनका जो एग्जाम का पैटर्न होता है मोस्टली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, जैसे रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ्स होता है, उसी के साथ इंग्लिश होता है। इनके अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो 25 क्वेश्चन होते हैं इस सब्जेक्ट, और उसी को ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 50-50 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। तो उसके लिए जो टाइम अलोकेट किया गया है वो होता है 1 आवर। 1 आवर इसका मतलब क्या, 60 मिनट्स। अभी 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए ओनली 36 सेकंड्स होते हैं। और ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे ऐसा सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, जैसे कोई बाकी एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग होता है। बैंक के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग अलोकेट किया जाता है, मैथ के लिए इतना 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 20 मिनट। यहाँ पे वैसा नहीं, ना यूपीएससी में है, ना एमपीएससी में है, ना एसएससी में। ये तीनों एग्जाम में ऐसा सेपरेट टाइमिंग नहीं है अलोकेट किया गया। पेपर का टाइमिंग के हिसाब से दिया है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से ऐसा पर्सनल टाइमिंग नहीं दिया है, तो वो भी आपको एक बेनिफिट होता है दोस्तों। हाँ, टायर 2 की अगर आप बात करते हैं, टायर 1 तो चलो अभी आपको पता चली गया।
टायर 2 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 ऐसे होते हैं। अभी मॉड्यूल 1 में जो सब्जेक्ट्स है देखो क्या क्या है, देख सकते मैथ्स है, देखो यहां पे भी मैथ था आपका, गॉट इट, यहां पे भी मैथ्स है। मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 1 में ही जैसे मॉड्यूल 2 डिस्कस किया गया 1 में, सेक्शन 1 में, तो उसमें रीजनिंग है आपका, इसमें भी रीजनिंग है, तो दोनों सब्जेक्ट इसमें आ गए। लेकिन यहाँ पे 25 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है उसके 30 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बढ़ गए। डिफरेंस क्या है टायर 1 और टायर 2 में? अगर हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन इंटू 2 कितना हो गया 50, यहाँ पे 30 क्वेश्चन इंटू 3 कितना हो गया 90। थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे क्वेश्चन का वेटेज भी बढ़ गया और क्वेश्चन भी बढ़ गए, गॉट इट। सो इस हिसाब से तो जो इनका टायर 1 होता है 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स होता है, और जो टायर 2 होता है ये एक्चुअली 390 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, तो आप इजीली उस एग्जाम को भी टैकल कर सकते हैं, गॉट इट। अभी सीजीएल की वैकेंसी का ट्रेंड देख लेते। नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं 2021 में 7621 प्लस वैकेंसी थी, 2022 में ये 36,000 के ऊपर वैकेंसी थी, 2023 में 8,400 के ऊपर वैकेंसी, और 2024 में ये वैकेंसी थी 17,700 प्लस। सो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्लियर। सो CHSL जिसे क्या 12 पास लगता है, मोस्टली टायर 1 का पैटर्न फिक्स है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग वो सेम ही है। देखो आप देख सकते हैं CHSL का भी टायर 1, टायर 2 में सिर्फ क्या हो जाता है दोस्तों, स्मॉल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है स्मॉल, वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, लेकिन जो इंग्लिश है उसके 45 की जगह पे 40 क्वेश्चन होते। जैसे सीजीएल में कितने थे 44, यहाँ पे कितने 40, और जनरल उसके वहां पे 25 थे, यहाँ पे 20, माइनर छोटा डिफरेंस है। तो उस हिसाब से आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू सीजीएल। देखो आप देख सकते हैं 22 में 3200 के ऊपर वैकेंसी थी, 2023 में 1600 के ऊपर वैकेंसी थी, 2024 में 3712 वैकेंसी थी। तो थोड़ा 19-20 हुआ है, लेकिन आप टैकल कर सकते हैं। जो 12 पास स्टूडेंट्स है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है पता है कि ग्रेजुएशन के बाद ही सब एग्जाम होती है। दोस्तों 10 के बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं, तो 12 क्या है, 12 तो दे ही सकते हैं, गॉट इट। सो ये MTS का एग्जाम है, वैसे ही 10th बेसिस पे वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप मुझे जो बताना था आपको SSC में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आती है वो आपने देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते RRB की तरफ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसकी भी एग्जाम आप दे सकते हैं दोस्तों। अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में हम अगर बात करते हैं जैसे ALP असिस्टेंट लोको पायलट, उसका एग्जाम आता है, वो भी उसके लिए लेकिन टेक्निकल मैकेनिकल ये बैकग्राउंड होना, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है बच्चों का, देखो आप देख सकते हैं एजुकेशन क्राइटेरिया है इलेक्ट्रिकल और एक क्या है मैकेनिकल, जो मैंने ओरली बोल दिया, तो वो चाहिए तो थोड़ा होता है। तो जो भी बच्चे उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन हो गया ओके, वो NTPC के एग्जाम पे फोकस करता है। जो भी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन हो गया किस एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं, NTPC एग्जाम पे। NTPC का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अभी इस NTPC एग्जाम में बहुत सारी पोस्ट है, आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड, बड़ी बड़ी पोस्ट है। तो ये NTPC में, NTPC का भी एड बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, नियर अबाउट 2024 में 16,000 प्लस वैकेंसी, और जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे 200 उनको भी 3,400 के ऊपर वैकेंसी थी, क्लियर। सो एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 18 से लेके 30 तक एग्जाम दे सकते हैं, और जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स है 18 से लेके 33 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं। ये भी एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन क्राइटेरिया मैंने बोल भी दिया उसके हिसाब से, ओके। इसमें जो पैटर्न होता है, इसमें होता है CBT1। CBT1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इस CBT1 में देखो क्या है सब्जेक्ट्स, आप देख सकते हैं मैथ्स है, रीजनिंग है और जनरल है, तीन ही सब्जेक्ट्स है, देयर इज नो इंग्लिश। सो 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, सो 100 क्वेश्चन फॉर आपका है 100 मार्क्स, उतने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स है, और टाइमिंग कितना दिया गया 90 मिनट। अभी तक जो भी एग्जाम दिया 100 क्वेश्चन आपने देखा होगा कम टाइमिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये बेनिफिट है। SSC में आपने देखा ना 100 क्वेश्चन के लिए कितना टाइमिंग था 1 आवर, लेकिन यहाँ पे कितने 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बेनिफिट उठा सकते हैं आप लोग। सेम अगर हम बात करते हैं इसी CBT1 के बाद स्टेज 2 जो आता है हमारा, उसे बोलते हैं CBT2। उस CBT2 में 5 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के बढ़ जाते हैं, और जनरल के क्वेश्चन होते हैं आपके कम से कम 10 बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 बढ़ जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स। सेम जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स है, टाइमिंग लेकिन चेंज नहीं होगा। देखो ना 90 मिनट से यहाँ पे भी आपका क्या है 90 मिनट्स का टाइमिंग आप देख सकते हैं, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी RRB TC,
एंड अदर एग्जाम्स की, तो उसका भी क्राइटेरिया कहीं ना कहीं 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएट के बेसिस पे वो एग्जाम दे सकते हैं। सो रेलवे भी बड़ा सेक्टर है दोस्तों, आप अप्लाई करो। अभी हम डिस्कस करेंगे बैंक एग्जाम्स के बारे में। बैंकिंग सेक्टर भी एक छोटा सेक्टर नहीं, बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप आरबीआई की एग्जाम दे सकते हैं, आप नेशनल बैंक्स की एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें स्पेशली एसबीआई की एग्जाम दे सकते हैं, और अदर जो भी 11 नेशनल बैंक्स है उसका आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उसके बारे में जान सकते हैं। नाबार्ड की एग्जाम दे सकते हैं, आप रीजनल रूरल बैंक्स की एग्जाम दे सकते हैं। इतनी सारी एग्जाम आपको हर साल देने को मिलती है। जून से लेके दिसंबर तक कंटिन्यूसली एग्जाम्स होती है। और जब आप बैंक एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आप इंश्योरेंस सेक्टर का भी एग्जाम दे सकते हैं, ये भी बड़ा सेक्टर है, जैसे एलआईसी, जीआईसी, इसके लिए भी आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप वो भी एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? अभी बैंकिंग सेक्टर छोटा सेक्टर नहीं, जैसे आरबीआई के अंडर शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इतनी सारी बैंक्स आती है, कमर्शियल बैंक्स आती है, कोऑपरेटिव बैंक्स आती है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। गॉट इट? सो जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है दोस्तों, नियर अबाउट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 22 है, ओके, फॉरेन बैंक्स 44 है, रीजनल रूरल बैंक 56 है, अर्बन कोऑपरेटिव 1500 के ऊपर है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम देने के चांसेस मिलते हैं, तो आपको बस आपका जो इंटरनल टैलेंट है, जो स्किल है, पोटेंशियल है, वो लगाकर अच्छे से उस एग्जाम को टैकल करना है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम में करियर करना चाहते हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ दी बैंकिंग की तरफ जाते हैं, तो उनको आरबीआई ग्रेड बी का टारगेट रखना चाहिए, जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी थे, 1,25,000 के ऊपर सैलरी। एसबीआई पीओ सेकंड है, जिसमें 75,000 के ऊपर सैलरी। नाबार्ड है, जिसमें 1 लाख के ऊपर सैलरी। आईपीपीबी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसमें भी असिस्टेंट मैनेजर को 1 लाख के ऊपर सैलरी। तो ये 4 टॉप मोस्ट एग्जाम है। लेकिन बच्चों को क्या पसंद आती है? आईबीपीएस, वो जो नेशनल बैंक है वो तो देना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले बड़ी एग्जाम को भी आप टैकल करो। और जब आप बड़ा एग्जाम का सोचते हो ना, तो छोटी मोटी एग्जाम तो इजीली क्रैक कर सकते हो दोस्तों। आरबीआई में सबसे बड़ी एग्जाम कौन सी है? आरबीआई ग्रेड बी। सेकंड एग्जाम होती है आरबीआई असिस्टेंट, वो आप दे सकते हैं। ओके, उसके अलावा एजुकेशन क्राइटेरिया आरबीआई ग्रेड बी में ग्रेजुएशन है, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मैंडेटरी है। क्लियर? ओके, और हाँ, आरबीआई ग्रेड बी में एक बात और याद रखना, जैसे एज क्राइटेरिया तो 21 to 30 है, ओपन वालों के लिए जो अटेम्प्ट है वो है 6, ओबीसी वालों के लिए जो अटेम्प्ट है देयर इज नो अटेम्प्ट। ओके, सो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है? ओके, फेज 1 है, जिसमें जनरल्स के 80 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है। सो 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क। सो ये हर, देखो मैंने बोला था ना आपको, बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हर सब्जेक्ट को एक अलोकेट किया गया टाइमिंग, तो इसके हिसाब से ये पूरा टाइमिंग अलोकेट किया। आपको लग रहा है सर इतने स्पीडली बता रहे, लेकिन दोस्तों हमने ओवरऑल ऑल एग्जाम का हमने क्रंच देखा है, तो इसलिए थोड़ा आपको, अगर वो मैं जल्द से जल्द कवर करूंगा तो आपको भी बेटर रहेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऑल एग्जाम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए सो ये यहाँ पे कवर किया है। क्लियर है? तो इसका अगर हम फेज 1 देख रहे हैं तो वैसे ही देखो, फेज टू में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू है, इंग्लिश है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ओवरऑल आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है। ये एक ऐसी एग्जाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है। एसबीआई पीओ है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है। आईबीपीएस पीओ है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको प्री और मेंस में ओनली एमसीक्यू पैटर्न होता है। क्लियर? आरबीआई ग्रेड बी का वैकेंसी आप देख सकते हैं, 2021 में 270 के ऊपर वैकेंसी था, 2022 में 238 के ऊपर वैकेंसी था, 2023 में 222 के ऊपर वैकेंसी था। सो हर साल ये डिपेंड करती है वैकेंसी, लेकिन 200 के ऊपर ही होती है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की, ये भी बड़ी एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे जो आरबीआई ग्रेड बी को डरते वो आरबीआई असिस्टेंट तो इजीली क्रैक करते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है कि आरबीआई में जा रहा है। देखो, अगर आप में से किसी का आरबीआई में सिलेक्शन होता है तो लाइफ झिंगालाला बन जाएगी आपकी। एक सिंपल बात है, किसी को बोलोगे ना मैं आरबीआई में कर रहा हूँ, लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक इंस्पिरेशनल मिल जाता है। आरबीआई है ना यार, ओके, फैसिलिटी कितनी है, आना जाना, खाना पीना, मोबाइल का सिम कार्ड, उसका रिचार्ज, सब कुछ मिलता है आपको आरबीआई। और आरबीआई को बोलने की बात नहीं, ये बैंकर्स बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, ये अपेक्स बैंक है, ये रेगुलेटर्स ऑफ बैंक है, ये कंट्रोलर्स ऑफ बैंक है, तो रिस्पेक्ट उतना है। गॉट इट? आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो देखते हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, ये पैटर्न है, 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क। लेकिन वहां पे भी देखो टाइम लिमिट दिया गया है, 20 मिनट का डिवाइडेशन दिया है, ये है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है यहाँ पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। फेज 2 जो भी है मेंस बोला जाता है इसे, जैसे ये प्री है, मेंस है। मेंस में देखो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट सेम आए हैं, लेकिन उसके साथ 2 सब्जेक्ट जुड़ गए, वो है एक आपका कंप्यूटर नॉलेज और एक है जनरल अवेयरनेस, ये 2 सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। क्लियर? अभी वैकेंसी का ट्रेंड देख सकते हैं, 2017, 19, 22 और 2023
नियर अबाउट 400, 950, 926 के ऊपर है। 2024 में वैकेंसी ज्यादा ही आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई पीओ की। एसबीआई नाम तो सुना ही होगा, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसमें पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ओके, और एक होता है क्लर्क, तो ये भी जूनियर असिस्टेंट नाम से बोला जाता है। तो ये दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं। इसी के साथ जो बच्चे आईटी, ओके, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, लॉ बैकग्राउंड से है, वो एग्जाम दे सकते हैं। एसओ का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, वो भी एग्जाम अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए। क्लियर? मोस्ट ऑफ दी आप एसबीआई पीओ का वैकेंसी भी दे सकते हैं। 2021, 22 और 23 में वैकेंसी नियर अबाउट 2000 के ऊपर ही वैकेंसी था। क्लियर? अभी एसबीआई क्लर्क में अगर हम बात करते हैं तो ये भी ग्रेजुएट के बेसिस पे, एज क्राइटेरिया जैसे उसका 21 था, यहाँ पे 20 to 28 है। देखो ओबीसी का भी 20 to 31 है, तो थोड़ा सा कम एज वाले बच्चे भी उसको दे सकते हैं। क्लियर? ओके, डन। तो पैटर्न देख सकते हैं, जैसे उसका पैटर्न था प्री का 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क, सेम एसबीआई का भी पैटर्न है 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क, लेकिन एक पीओ की लेवल अलग होती है, थोड़ी क्लर्क की लेवल थोड़ी कम होती है। जो बच्चे स्पेशली उस पीओ एग्जाम को डरते हैं तो वो क्लर्क का एग्जाम तो इजीली दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। जस्ट आपका प्रिपरेशन वैसे होना चाहिए। मेंस एग्जाम में वही सब्जेक्ट्स है, लेकिन उसके साथ मैंने बोला आपको कि एक कंप्यूटर नॉलेज और एक अपना जनरल अवेयरनेस, ये जो एक सब्जेक्ट है अपना बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट, वो जुड़ जाता है। ये एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी का ट्रेंड है। देख सकते हैं आप 2021, 22, 23 में 5000, 6000 के ऊपर ही। 2023 में भी 8000 के ऊपर ही वैकेंसी था। 2024 में भी ये 10,000 के ऊपर ही जा सकता है। ओके, ये आईबीपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, जो नेशनल बैंक्स का एग्जाम कंडक्ट करता है। हमारे इंडिया में टोटल 11 नेशनल बैंक्स है। जिस 11 नेशनल बैंक्स में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, ओके, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे 11 नेशनल बैंक्स का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? बैंक आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है। क्लियर? सो इसमें भी पीओ, क्लर्क, एसओ, ये सब एग्जाम्स होते हैं। जैसे हमने इसका पैटर्न देखा, ओके, देखो प्री मेंस इंटरव्यू वही ये होता है इसमें। ओके, आईबीपीएस क्लर्क का वही प्री मेंस एग्जाम, ये क्राइटेरिया होता है। तो आप ओवरऑल ये दे सकते हैं। मैंने ये बोलते बोलते एक बोला था, जब आप बैंकिंग का एग्जाम प्रिपरेशन करते हो तो आप एलआईसी, ओके, एएओ, जीआईसी, एएओ, एलआईसी असिस्टेंट, ये सभी एग्जाम आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका भी सिलेबस पैटर्न क्या होता है? सेम ही होता है। तो एक आपको वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों एनडीए एग्जाम की। एनडीए सीडीएस का एग्जाम क्या होता है? एनडीए और एनए, जैसे नेवल एकेडमी बोलता है। ओके, एनडीए, अभी एनडीए में जो एक क्राइटेरिया होता है, जो मैंने बोला आपको कि 16.5 to 19.5, जो 12 पास जो बच्चे रहेंगे वो प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे दिया, ये चार्ट भी आपने देख लिया तो बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें मैं आपको पूरा ओवरऑल गाइडेंस कर दूंगा। देखो एज क्राइटेरिया एनडी के लिए 16.5 to 19.5 दिखाई दे रहा है आपको। सीडीएस के लिए मैंने बोला भी था आपको 19 के ऊपर उसका रहेगा, तो 19 से लेके 25 ईयर तक वो एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों दे सकते हैं, सेम यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट है आई में, INA, IFA, इसमें मेन अलाउड है, लेकिन वुमेन्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर OTA ओनली। एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे क्लास 12 के बाद आप वो एग्जाम दे सकते हैं, जैसे एपीयर भी दे सकते हैं, क्लास 12 का लिमिट होता है, वहां तक होता है। यहाँ पे क्या, ग्रेजुएशन के बाद आप सब एग्जाम दे सकते हैं। जो स्कीम रहेगी आपकी, एक पहला होता है आपका मेन रिटर्न एग्जाम, जैसे कि MCQ बेस्ड रहेगा, और एक SSB होता है। ओके, सो यहाँ पे भी रिटर्न और SSB। ये जो नोटिफिकेशन एनडीए का साल में 2 बार आता है, सीडीएस का भी साल में 2 बार आता है, तो ये सब है। और आपका ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, आप दे सकते हैं। यहाँ पे भी 3 इयर्स का ट्रेनिंग है, यहाँ पे भी 18 मंथ्स का है IMA कैडेट्स के लिए, 37 to 40 मंथ्स का है उनके नेवी ऑफिसर्स के लिए। तो अलग अलग जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से उसका ट्रेनिंग एंड ऑल है। डिग्री क्यों कौन सी मिल थी आपको, देखो आर्मी कैडेट, BSc, BCom, BTech, ये डिग्री आपको अलोकेट की जाती है। यहाँ पे भी आर्मी कैडेट की डिग्री मिल जाती है। रैंक असाइन आफ्टर ट्रेनिंग, लेफ्टिनेंट का रैंक नहीं मिलता है जब आपका ये सब हो जाता है, ट्रेनिंग अलोकेट हो जाता है। फिर बाद में स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आपको कम से कम जब आप ट्रेनिंग में होते 56,100 प्लस आपको स्टाइपेंड होता है। क्या चाहिए फिर दोस्तों? तो 12 के बाद ही आपकी सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो सकती है। सो दोस्तों, आज के सेशन में हमने ओवरऑल यूपीएससी, MPSC, SSC, रेलवे, बैंक, PSU ऑल एग्जाम सेक्टर के बारे में जाना। अभी मेरा लास्ट एंड बेस्ट कहना यही है, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपको सूट कर रहा है उस एग्जाम को वैसे फोकस करो। मेरा कंसर्न था कि आपको ओवरऑल 360 एंगल से सभी एग्जाम के बारे में बताना,
और गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट क्या है वो बताना। तो मैंने आज के सेशन में वो पूरा कवर किया है। आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे या कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उनको भी इन एग्जाम्स के बारे में पता चलेगा। आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके छोटे भाई बहन हो गए, कलीग्स हो गए, सबको शेयर करो ताकि उनको भी अच्छे से इसका बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।